नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट को पास कराने वाली आपकी महत्वपूर्ण क्लास। तो अगर इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से अवश्य देखना कि आप 1 महीने में सीटेट को कैसे पास करेंगे। और टैग वर्ड की सहायता से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सीटेट में टैग वर्ड। तो टैग वर्डों को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपके प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं जाएंगे। तो आपको पता है कि हिंदी आपकी 30 नंबर की आती है। कितने की आती है? 30 की। और ये हिंदी की आपकी पहली क्लास है और हिंदी इससे बाहर नहीं आएगी, क्योंकि मित्रों मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रही हूँ। ये वही सब है आपके सामने जिसके द्वारा मैंने अपना सीटेट 2 बार क्लियर किया है। ठीक है, तो आप लोग बस इतना पढ़ लेना, क्योंकि आपको पता है 21 जनवरी की आपकी परीक्षा है। अब आपको अधिक वीडियो या पीडीएफ प्राप्त नहीं करने हैं, बस आपको अपना ध्यान सिर्फ सीटेट पे लगाना है। और आपको पता है मित्रों, अगर आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे तब आप बिहार में भी बैठ सकते हैं। बिहार की जो शिक्षक भर्ती निकलनेगी और DSSSB में भी वैकेंसी निकलने वाली हैं, निकल भी रही हैं। 7 फरवरी तक आवेदन होंगे, इसलिए आपका पूरा फोकस किस पर होना चाहिए? सीटेट पर। तो ये आप सबसे पहले जानेंगे कहानी से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए चिंतन शक्ति। क्या आनी चाहिए? चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर। ऐसे शब्द अगर आपको प्रश्न के अंदर दिखाई देते हैं तो आंसर आपका यही जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? देखिए, जब भी हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चे की चिंतन शक्ति बढ़ती है। बच्चा बहुत सोचता है किसी कहानी के बारे में। कल्पना शक्ति, बच्चा कल्पना कर लेता है कि शेर ऐसा होगा, हाथी ऐसा होगा। और कहानी एक सांस्कृतिक धरोहर होती है। तो ये शब्द कहानी से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो आपके प्रश्नों को सही कराएंगे। ठीक है, भाषा का विकास, बच्चे का भाषा का विकास किस अवस्था में हो जाता है? तो मित्रों देखिए, सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है। किस में होता है? पूर्व बाल्यावस्था। और जो अवस्था होती है वो 2 से 6 वर्ष की होती है। भाषा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो भाषा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो समाज है। क्या है? समाज भाषा को प्रभावित करती है, वातावरण भाषा को प्रभावित करता है। तो ये सभी क्या है? भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है या कौन सा तत्व है। तो जहाँ भी आपको समाज दिखे, वातावरण दिखे, तो वो आपका क्या जाएगा? वो बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, इससे भाषा आपकी प्रभावित होती है। नेक्स्ट समझेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनके बाद में जब आप ये वीडियो देख लें, इसके बाद में आप प्रश्न पत्र हल करना, हिंदी वाला। ठीक है, तो आप प्रश्न पत्र जब हल करेंगे तो मित्रों आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके सीटेट में आते हैं। इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कक्ष में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में। ठीक है, तो बहुभाषिकता मतलब क्या है? बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। अब वृद्धि कैसे करती है? कि जहाँ पर बच्चे अलग अलग भाषाओं के हैं, कोई हिंदी का है, कोई संस्कृत का है, कोई गुजराती का है, सब एक साथ में पढ़ रहे हैं, तो शब्द भंडार तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा, है ना। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं। बच्चे जब हम सभी एक साथ में बैठेंगे बहुभाषिक के कक्षा माहौल में, तो बच्चे अपनी मातृभाषा को सहज रूप से, ये लाइन इतनी महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आती है। और मैं बार बार पे कहती हूँ, प्रैक्टिस सेट जब हल करेंगे तो ये आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में, ठीक है, मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करता है, मतलब कहता है, जिससे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है। किसका होता है? बोलने का, यानी कि मौखिक कौशल जो होता है उसका वृद्धि होती है, विकास होता है। नेक्स्ट है बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बहुभाषिकता का जो गुण है बच्चों में रचनात्मकता का विकास करता है। किसमें? रचनात्मकता में। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक
आदान प्रदान का भी माध्यम है। कैसे है? जैसे कि ये एक कक्षा है, यहाँ पर हिंदी का है, संस्कृत का है और यहाँ पर गणित का है। हर तरीके के बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो अपने अपने माहौल के बारे में भी बताते हैं, अपने सांस्कृतिक जो माहौल होता है उसका भी आदान प्रदान करते हैं। तो ये क्या है? बहुभाषा के महत्वपूर्ण तत्व है ये, आदान प्रदान का भी माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है। जब हम क्लास में, जब कॉलेज में बैठते हैं, स्कूल में जब बैठते हैं, तो आप लोग बच्चों की भाषा भी तो पढ़ाते हैं। अगर हम बच्चों की भाषा को नहीं समझेंगे तो बच्चा समझेगा ही नहीं टीचर को। इसलिए जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं या हम आपस में बात करते हैं तो वहाँ पर छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का भी अवसर मिलता है। जहाँ पर आपको अवसर जैसा शब्द दिखाई दे तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरों की भाषाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान करना सीखते हैं। जब बच्चा ग्रुप में रहता है तो एक दूसरों के विचारों को समझता है, दूसरे की भाषा को समझता है और उसका सम्मान भी करता है। बहुभाषिक संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुभाषिक किसके रूप में प्रयोग की जाती है? तो बहुभाषिक जो है संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है। आई होप मित्रों कि आपकी ये समझ में आ गया होगा कक्ष में बहुभाषिकता का एक संसाधन रूप, ठीक है। यानी कि बच्चा एक क्लास में पढ़ता है ग्रुप बना करके। ग्रुप का मतलब इसमें सभी भाषाओं के बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज को, भाषा को बच्चे समझते हैं और उसका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर अगर आपने ये क्लास कंप्लीट देखी और आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तो आप लोग मित्रों कमेंट में बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे आप भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, ठीक है। तो ये मूल्यांकन क्या होता है? सबसे पहले मूल्यांकन को समझ लेते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम को उपलब्धि पता लगाया जाता है। क्या है? यानी कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने की जो उपलब्धि होती है ना, बच्चा ने कितना सीखा है, वह पता पड़ता है मूल्यांकन के द्वारा। यानी कि सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि बच्चा ने कितना सीखा है, यानी 1 साल बच्चों को पढ़ाया, फिर उसका मूल्यांकन हुआ तो उसका जो वास्तविक उपलब्धि प्राप्त की है कि आखिरकार बच्चा इस स्कूल में रहा है तो उसने कितना उपलब्धि प्राप्त की है, ये जांचा जाता है आपके किसमें? मूल्यांकन में। और मित्रों यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन आ जाता है कि मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपका पिछली बार सीटेट नहीं हुआ है और इस बार आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो क्या है कि ये मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है। बच्चा अपने आप में सोचता रहता है कि मैंने पिछली बार ये गलती की थी, अब की बार नहीं होगी। तो ये मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन नेक्स्ट है आपके लिए मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। पढ़ने और पढ़ाने का एक अभिन्न हिस्सा है। नेक्स्ट है आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। यानी जो आकलन होता है उस मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य, जो आकलन और मूल्यांकन दोनों का जो उद्देश्य है वो क्या है? बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना। यानी बच्चे की जो अनुभूति है वो कितनी क्षमता है, क्या बच्चे ने सीखा है, वो मापन किया जाता है आकलन और मूल्यांकन के द्वारा। तो जानेंगे आकलन क्या होता है। जब आकलन आ ही गया है तो आकलन के बारे में जानते हैं। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। जो आकलन होता है वो मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। जो आकलन होता है ये मूल्यांकन के दौरान होता है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, यानी आकलन एक छोटी प्रक्रिया है। कैसी है? छोटी प्रक्रिया है। और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? एक बड़ी प्रक्रिया है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। मतलब कहने की बात है कि सबसे पहले क्लास में बच्चे को देखा, बच्चे की क्षमता देखी कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, तो ये क्या है? आकलन हुआ बच्चे का। अब बच्चे का जो मूल्यांकन किया, यानी कि बच्चे का रिजल्ट कार्ड हुआ,
वो क्या हुआ, विस्तृत हुआ, क्योंकि उसमें तो सभी को देख करके जब पता पड़ा कि इस बच्चे के नंबर अच्छे आए हैं तो वहाँ पर बच्चे का क्या है, व्यापक मूल्यांकन होता है। बच्चों की भाषा का आकलन के उचित तरीके। बच्चों की भाषा का आकलन के उचित तरीके क्या होते हैं? बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों, देखो ये जो लाइन आई विभिन्न संदर्भों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, ठीक है। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना, बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना, बच्चों से उनके अपने अनुभवों को लिखवाना, सुनी गई कहानी को बच्चों से अपने शब्दों में लिखवाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। देखो सभी पॉजिटिव वर्ड हैं, लेकिन ये हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि बच्चे का जब हम आकलन करते हैं ना तो विभिन्न संदर्भों में बच्चों को अवसर दिया जाता है, बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे बच्चा क्या है, जागरूक होता है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा बढ़ती है, बच्चे से अपने अनुभव लिखाए जाते हैं, सुनी गई कहानी को बच्चों से कहे कि अपने शब्दों में लिखो तो बच्चा को सोचेगा समझेगा जब लिखता है, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना चाहिए, देखना चाहिए, बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देने चाहिए। ये सभी भाषा आकलन के उचित तरीके हैं कि बच्चा किस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये क्या होता है भैया? देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और आपका संकलनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। संकल्पनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक, रचनात्मक और संकल्पनात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक में क्या होता है, कमियों को देखा जाता है, रचनात्मक में बच्चे की जो एक्टिविटी होती है और संकल्पनात्मक मूल्यांकन होता है, ये दोनों का मिश्रण होता है। प्रश्नों के प्रकार, तो प्रश्नों के प्रकार आप जानते हैं वस्तुनिष्ठ होते हैं, अति लघुत्तरात्मक होते हैं, लघुत्तरीय होते हैं और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो इनको कौन कौन जानता था पहले से कमेंट में अवश्य बताएं। प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और निबंधात्मक। आकलन मित्रों क्या है, यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? सबसे पहले आकलन होगा, फिर इसका मापन होता है, जब जाके आपका मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन में सबसे पहले बच्चे का आकलन किया जाता है, फिर बच्चे का मापन होता है, तब जाके आपका मूल्यांकन होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक क्या है? साक्षात्कार, बच्चे का साक्षात्कार होगा, निरीक्षण करेंगे, दत्त कार्य मतलब गृह कार्य देंगे, पोर्टफोलियो बच्चे का जो भी लेखा जोखा है वो सारी जन्मपत्रा लिखी जाएगी, चेक लिस्ट करेंगे और इसके बाद में परीक्षण करेंगे। ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। साक्षात्कार होता है, निरीक्षण होगा, होमवर्क दिया जाएगा, पोर्टफोलियो द्वारा लेखा जोखा होगा, चेक लिस्ट होगी, फिर परीक्षण होगा। इसके बाद में जानेंगे आप भाषा के कार्य क्या होते हैं। तो देखिए भाषा के कार्य अभिव्यक्ति का साधन है, ठीक है, सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक है। और सामाजिक संबंध कैसे है? अगर आप अच्छे से बोलते हो तो वो आपसे मित्रता कर लेंगे, अगर आप गलत बोलते हैं तो आपसे मित्रता नहीं होगी, क्योंकि वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये लैंग्वेज भाषा ही है जो अभिव्यक्ति का साधन है, मतलब आदान प्रदान बोलने का साधन है अभिव्यक्ति, ठीक है। सामाजिक संबंधों को स्थापित करता है। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। मनुष्य का विकास किससे होता है? भाषा से। ज्ञान की प्राप्ति में भी सहायक है क्या? भाषा। और भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। भाषा क्या है? भाषा मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका PDF अगर प्राप्त करना है तो कमेंट करना या टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। शिक्षण कैसा है? शिक्षण त्रिआयामी है। कैसा है? शिक्षण त्रिआयामी है। त्रिआयामी क्या है? पहले अध्यापक, छात्र, फिर विषय वस्तु। अध्यापक होगा, छात्र और विषय वस्तु, तब क्या होगा आपका शिक्षण कैसा होता है? त्रिआयामी होता है। अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र। ये शिक्षण सूत्र देखिए, शिक्षण सामग्री का माध्यम है। किसका माध्यम है? सामग्री का। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता में क्या होता है? करके सीखना, अवलोकन करना,
समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन आपका किसके अंदर आ जाता है, क्रियाशीलता के अंदर। रुचि का सिद्धांत, उदाहरण, किस्से, जीवनी, ये क्या है, रुचि के सिद्धांत है। इसमें रुचि पैदा होती है बच्चे के अंदर। क्रियाशीलता में तो भैया करके सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, आलोचना भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्रियाशीलता है। रुचि, उदाहरण देना किसी चीज़ के बारे में, तो बच्चे के अंदर क्या है, जागरूकता बढ़ती है। जैसे कि अभी मैंने बोल दिया कि मैंने 2 बार सीटेट क्वालिफाई किया है, एग्ज़ाम दे दी, उदाहरण दे दिया है ना। कैसे किया था, मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। तो ये क्या है, रुचि बढ़ती है। किससे सुनाना कि उसने पता 7 दिन में ही सीटेट निकाल दिया। जीवनी के बारे में क्या है, रुचि सिद्धांत। अभिप्रेरणा का ये केंद्र दिशा निर्देशित होता है। जीवन जोड़ने का ये NCF 2005 कहता है। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, आवश्यकता, क्षमता और रुचि। स्वाभाविकता का सिद्धांत, ये कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वाभाविकता के अंदर आता है ये। इसमें कौशल है। कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लोकतांत्रिक मूल्यों का स्वतंत्रता। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत होता है अभ्यास करना, अधिगम स्थायी होता है। अभ्यास जब करेंगे तो आपका सीखना कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। इसलिए अब आपके पास में सिर्फ अधिगम करना है, यानी कि सीखना है। और सीखना क्या है कि जितना हो, क्योंकि अभ्यास करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो जितना हो आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करो, ठीक है। और ये आपकी 21 जनवरी तक क्लास चलेंगी और 21 जनवरी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आदर्श कैरी क्लासेस को। इसके बाद में आप बेशक जो है अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन जब तक आपकी परीक्षा 21 जनवरी तक नहीं हो रही है, आप लोग इन सभी क्लासों को देखेंगे और आप लोग सीटेट क्वालिफाई करेंगे। तो आगे का चैप्टर देखते हैं।